तो एक बार फिर केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के लिए गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे संस्थान से आयुषी गोयल का 11th रैंक से वो सिलेक्शन हुआ है अभी आरजेएस 2021-22 के रिजल्ट के अंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ आयुषी को इस मुकाम को है वो हासिल करने के लिए, इस पद पर है वो चयन होने के लिए। आयुषी का जो लॉ है वो NLU पटियाला से हो रखा है 5 ईयर कोर्स, और मेरे पास आयुषी है वो इंटरव्यू के टाइम है वो यहाँ अपना कोचिंग ज्वाइन किया था। कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी इंटरव्यू के लिए और मॉक इंटरव्यूज दिए थे यहाँ से। जब फर्स्ट मॉक इंटरव्यू दिया था तभी मुझे लग गया था कि सिलेक्शन लिस्ट में जाएंगे, और देन सेकंड मॉक भी हुआ और उसके बाद कंटिन्यू चलते रहे। रिज़ल्ट आने ही वाला था उसमें से, तो मैंने उस लिस्ट को काफ़ी देखा था। कई कैंडिडेट्स को पर्सनल मैसेज भी भेजे थे कि भाई आपका मेरी राय में हो जाना चाहिए सिलेक्शन, उसमें से आयुषी भी थी। और ईश्वर ने हमारी जो वो आकांक्षाएं या अपेक्षाएं थी उनको पूर्ण भी किया और अच्छी वो रैंक से वो चयन हुआ आयुषी का। अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिना कोई आप लोगों का है वो ज़्यादा समय लिए आयुषी को है वो आमंत्रित करता हूँ, और इसके साथ साथ साक्षी और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं इनको कि वो आयुषी का है वो माला पहनाकर और ये गुलदस्ता वगैरह भेंट करके वो सम्मान करें केडी एडवांस लॉ क्लासेस की तरफ से। एक बार फिर तालियों की वो गड़गड़ाहट। उधर कैमरे की तरफ भी देखते रहना है ना। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आबिल आ जाए। वंदना आप भी आ जाओ। पूजा राहुल ये थोड़ा आप ले लीजिए ना। यस, अब मैं इसी कड़ी में आयुषी को इनवाइट करता हूं कि वो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं और एक आरजेएस का एग्ज़ाम निकालने के लिए किस रणनीति के साथ तैयारी की जाए स्टार्टिंग से लेके और सिलेक्शन तक। वो अपना अनुभव है वो शेयर करेंगी आपके साथ, और उसका आपको है वो आगामी एग्ज़ाम के अंदर है वो नो डाउट फ़ायदा भी होगा। यस नमस्कार आप सभी को, सर को बहुत आदरणीय प्रणाम मेरा। और मैं सबसे पहले सर को और आप सभी को इतने प्यारे स्वागत के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत मुझे मेरा दिल खुश हुआ, थैंक यू सो मच। एंड सर का बहुत बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में। सर ने पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया है, और मैंने सर के मेंस के ऑल्दो डायरेक्टली टेस्ट सीरीज़ तो नहीं ली थी, बट मैंने सर के मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व की थी पूरी, और सिविल का पेपर तो पूरा ही उसी में से आ गया। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत एक सर का इम्पॉर्टेंट है, और जो हर कोचिंग से डिफरेंट है। तो आप टेस्ट सीरीज़ को हर कैटेगरी में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि
आपको क्या आता है वो एग्ज़ामिनर को नहीं पता। तो आप जो लिखते हैं, जो आप उन 3 घंटों में लिखते हैं, उसी से एग्ज़ामिनर आपको जज करता है कि आप क्या हैं। तो इंस्टेड अगर हमें बहुत कुछ भी आता है, आप मान लीजिए हमें पूरी सीआरपीसी, पूरी सीपीसी रटी हुई है, वो तो एग्ज़ामिनर को पता नहीं चल रहा है कि रटी हुई है। जो आप लिख के आएंगे वही पता चलेगा। तो वो स्किल कैसे रिफाइन होगी? टेस्ट सीरीज़ से। तो आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी टेस्ट सीरीज़ देंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी बात कि हमेशा 3 स्टेजेस हैं इस एग्ज़ाम की, तो हम कभी भी सेम स्ट्रैटेजी से तीनों चीज़ में सफल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें तीनों के लिए 3 अलग अलग चश्मे लगाने होंगे। सबसे पहले सबसे बारीकी, सबसे पास वाला चश्मा हमें लगाना होगा प्रीलिम्स में, क्योंकि उसमें पूछी जाती है एकदम बारीक चीज़ें। तो हमें वो तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमें ज़रूरत है करने के लिए प्रीलिम्स में। हमें उसको करने के लिए टेस्ट सीरीज़, मैं फिर से कहूँगी कि पेपर्स दें और टाइम लगा के पेपर करें, तो उससे आपकी हैबिट भी बढ़ेगी, ओएमआर फिल करने में गलतियां भी नहीं होंगी। ओएमआर भर के प्रैक्टिस करें। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान प्रीलिम से पहले अराउंड 90 से 100 पेपर्स दिए थे, तो जिसके कारण मेरे प्रीलिम्स में ठीक नंबर आए बाय गॉड्स ग्रेस। और मेन से पहले मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने पास का चश्मा उतार के दूर का चश्मा लगा लिया। तो उसमें एकदम बारीक चीज़ों को छोड़कर जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने उनको रिविजन पे उनका फोकस ज़्यादा किया। और इंटरव्यू के लिए हमें सबसे दूर का चश्मा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक्स करने हैं। बट इंटरव्यू की बात हम सर आपको बाद में गाइड कर देंगे, अभी इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि उन दोनों की प्रिपरेशन साथ में होती है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है कि अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहें। बेयर एक्ट्स आपका ग्रंथ नॉर्म है, उन्हीं को अच्छे से पढ़ें। और बाकी क्वेश्चंस, बहुत जितने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो करें। हिंदी इंग्लिश को इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। हिंदी इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, क्योंकि लॉ में सबका अच्छा स्कोर होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट है। बाकी हिंदी इंग्लिश है जो मेजॉरिटी डिफरेंस क्रिएट करती है। और अब रही बात मेंस की, तो मैं मेंस में आपको एक बहुत बेसिक मैथमेटिक्स समझाना चाहूँगी जो मैंने फॉलो करी। तो 300 नंबर का पेपर है, जिसके अंदर 50 नंबर की हिंदी है, 50 नंबर की इंग्लिश है। तो इसमें हटा दीजिए 100 नंबर, बचे 200। अब 200 नंबर में से 20-20 नंबर की आती है जजमेंट राइटिंग, तो 40 नंबर हटा दीजिए, तो हो गए 140, हटा दीजिए 160 बचे। अब 160 में से आप अगर देखेंगे तो एटलीस्ट 60 से 70 नंबर के माइनर से क्वेश्चंस आते हैं। 60 नंबर्स के मान लीजिए, तो बचे 90 से 80 नंबर, बचे 5 मेजर सब्जेक्ट्स, दैट इज़ सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। इन 5 सब्जेक्ट से सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं 80 नंबर के, और टोटल वेटेज है 300 नंबर। हम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, हम सिर्फ इन 80 नंबर पे फोकस करते हैं और बाकी को इग्नोर करते हैं। बल्कि अगर हम इन पे थोड़ा कम फोकस करके या एक एवरेज फोकस करके और उन सब में हम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। क्योंकि इन सब पे तो सभी मेहनत कर रहे हैं और उनका सिर्फ वेटेज है सिर्फ 80 मार्क्स का आउट ऑफ 300। तो अगर हम इसकी जगह 220 का करके और इसमें से सिर्फ हम 50 का भी अगर अटेम्प्ट कर पाए, जो कि हो जाता है, हम इतनी बार पढ़ते हैं प्रीलिम से पहले, तो इस 80 नंबर में से 50 नंबर का अटेम्प्ट अच्छे से करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी से करेंगे तो 280 से 270 नंबर का पेपर तो हमारा ऐसे ही बहुत स्ट्रांग हो गया, विदाउट एनी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत के। तो अगर हम हिंदी, इंग्लिश और जजमेंट राइटिंग और माइनर्स को अपना स्ट्रॉन्ग सूट बना ले, तो हमारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, और बाकी सर ने बहुत गाइड किया। सर के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, सर की जो भी सर ने बोला, और सर के इंटरव्यू में भी बहुत अच्छी गाइडेंस सर ने दी। थैंक यू। थैंक यू। आयुषी ने आपको कम शब्दों में बहुत सारगर्भित चीज़ समझा दी है। प्रीलिम्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़नी है, डायरेक्ट में जो दे रखी है इंटरप्रिटेशन जो है। मेंस के अंदर आपको मेंस के क्वेश्चन कौन कौन से प्रोविज़न से बनते हैं, केवल उन प्रोविज़न को देखना है। जो पिछले 5-7 अटैम्प्ट आप देखेंगे मेन एग्ज़ाम के, तो उससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोविज़न है जिनको मेन में टच किया जाता है। केवल वो पढ़ने हैं, बाकी आपको ईच एंड एवरी प्रोविज़न नहीं पढ़ना। और इंटरव्यू में तो आके और उसमें छंटनी हो जाती है। हालांकि इंटरव्यू में नॉलेज जब आपका प्रीलिम्स और मेंस में जो आपने किया है वो जब अच्छा होगा, तभी आप इंटरव्यू में टिक पाएंगे।
यदि फाउंडेशन आपका कमज़ोर है तो मेंस ही नहीं निकलेगा, इंटरव्यू कॉल ही नहीं होगा। तो फाउंडेशन तो आपका मजबूत होगा ही होगा, फिर आपको उसमें से सार बताना है। मेंस में जैसे क्वेश्चन आ गया साहब रिजेक्शन ऑफ प्लांट, उसके ग्राउंड बताइए, तो आपको ए से लेकर और ऐप तक 6 ग्राउंड दे रखे हैं, सब बताने। अब इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि साहब वाद पत्र के नामंजूर करने के आधार बताइए या रिजेक्शन ऑफ प्लांट के ग्राउंड, तो यहाँ आपसे पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो कहेंगे कि साहब एनी 1 या एनी 2, कोई एक बताइए या कोई 2 बताइए। तो वैसा आपको मेंस की तरह उतना है वो हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। सुपरफिशियल आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसका फास्ट रिवीजन की ज़रूरत है, और उसमें से भी एक 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू के अंदर, जैसे कई बार मैं इंटरव्यू की क्लास में चर्चा करता हूँ तो उसमें कहता हूँ साहब रजिस्टर का मतलब क्या ये बताइए, तो स्टूडेंट सेक्शन 6 बताना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर रोकता हूँ उनको कि ये नहीं बताना है, आपको केवल एक सेंटेंस में कंप्लीट करना है, थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। एक ही संव्यवहार में की गई या कही गई जो बातें वो रेस है। रेस जुडिकेटा क्या है, स्टूडेंट सेक्शन 11 बताना शुरू कर देते हैं इंटरव्यू में, नहीं बताना है। मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, जो पहले से निर्णित हो चुका है जो मामला, वो क्या है, वो रेस जुडिकेटा है। तो ये आपको उसके सेंस पे आना पड़ेगा, इसका अर्थ क्या है वो आपको क्रक्स में ही बताना है। आप ये वो नहीं बताना है जो डायरेक्ट में वो दे रखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंटरव्यू के स्टेज पे आगे आपको डेवलप करनी होती है कि कम से कम शब्दों में आप वो अच्छा उत्तर कैसे दे सकते, और जिसमें उस आंसर में से कम आगे क्वेश्चन बने, कंफ्यूजिंग कोई बात न बोले जिसमें अगले क्वेश्चन में जाके अटक जाए, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी। तो वो इस तरीके की बात जब भी इंटरव्यू का स्टेज आएगा तो हम वो जो भी मैं स्वयं भी और जो पारिक सर है और भी जो हमारी टीम है इंटरव्यू की गाइडेंस टीम, वो सब आपको अलग अलग एस्पेक्ट पे लॉ में 2-3 जने हम काम करते हैं, कुछ जनरल बताते हैं, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, कुछ बर्निंग इश्यूज़ के बारे में बताते हैं, कुछ एंटायर है वो बताते हैं आपको, आपका ड्रेस कोड है वो कैसा होना चाहिए, सिटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, हाथ कहाँ तक ऊपर है वो आने चाहिए, हाव भाव आपके है वो कैसे होने चाहिए, एकदम डिमोरल करने की कोशिश भी की जाएगी, उस समय आपको कैसे धैर्य है वो रखना है। तो वो सब चीज़ें एक स्टेज आने पर महीना भर लगभग मिल जाता है इंटरव्यू होने में, तो उसमें वो सारी चीज़ें वो तैयार हो जाती है। और जिस दिन इंटरव्यू देने जाते हो आप, उस दिन बहुत आपको ईजी फील होता है। हाँ, पहला कैंडिडेट जो जाएगा उसको थोड़ा डर होगा, पर जो ही पहला दूसरा तीसरा ऐसे इंटरव्यू होंगे तो उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन और स्टूडेंट्स के साथ शेयर होंगे तो उनको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि जो आज तक हमने पढ़ी है चीज़ें उनमें से ही पूछी जा रही है। अब किसी का हटके भी हो सकता है, कोई उसी दिन न्यूज़पेपर में कोई ऐसी बात थी और उसको लेके स्टार्ट हो गए, या कोई इंटरनेशनल इशू अचानक अराइज हुआ है तो उस पर कोई वो हटके पूछा जा सकता है, किसी का स्पेशलाइजेशन है इंटरनेशनल किसी टॉपिक वगैरह पे तो उस अलग पूछा जा सकता है। बाकी ले दे के चीज़ें वही होती हैं जो क्लासेस के अंदर है वो डिस्कस होती है। तो बहुत वो अच्छा बताया आयुषी ने, अभी तक जितने भी कैंडिडेट आए सब ने अपना है वो बेस्ट देने की कोशिश की, बट आयुषी का जो ये जो रणनीति थी परीक्षा को लेके प्रीलिम्स स्पेशली मेंस पे, वो बहुत है वो अच्छी है। टेस्ट सीरीज़ तो सबके लिए है वो इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में जितने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे आप, इंग्लिश मीडियम में आपका यूनिवर्सल की मिल जाएगी, सिंगल लॉ पब्लिकेशन आपको मिल जाएगा, राशिद वो कौन सा है मोहम्मद राशिद या राशिद खान की वो मिल जाएगी आपको, और हिंदी मीडियम में भी आपको 2-3 प्रकार की है वो बुक्स है वो जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस है वो दे रखे हैं। तो जितने क्वेश्चन ज़्यादा है वो सॉल्व करोगे आप, इवन ऑनलाइन भी कहीं आपको है वो लाइव लॉ वगैरह पे या और कोई लॉ का ब्लॉग वगैरह बना हुआ है जिसमें अदर स्टेट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेटेस्ट जो पेपर हो रहे हैं उनके, तो उनको भी है वो देखते रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट हो ही जाते हैं, आप ये मान के चलो लेटेस्ट जो पूछे गए हैं उनमें से। जैसे मुझे पिछला प्रीलिम्स से जस्ट पहले का याद आ रहा है कि हरियाणा का पेपर हुआ था सप्ताह बाद 10 दिन पहले, तो उसमें से एक जजमेंट उठा के हूबहू आरजेएस प्री में पूछ लिया, हरप्रीत कौर वाला जो जजमेंट था वो हरियाणा में पूछा था और उसको देख के ही है वो कॉपी पेस्ट के अंदर है वो राजस्थान में एक ही जजमेंट पूछा गया और वो वहाँ से है वो पूछ लिया। ऐसे इस तरीके के कुछ, क्योंकि ये जो एग्जामिनर भी जब पेपर बनाते हैं तो सेम थ्योरी अपनाते हैं जो आप स्टूडेंट अपनाते हो, कि कोई अभी पेपर हुए हैं उनको एक बार लाओ, उनको देखते हैं उसमें से कोई क्वालिटी का क्वेश्चन हो तो उसको है वो डाल देते हैं इसके अंदर। तो सेम थ्योरी है वो अपनाई जाती है, जो आपके दिमाग में जो आ रही है ना बात वही एग्जामिनर के दिमाग, उनको कोई संग्रहित थोड़े है पहले से क्वेश्चन की है वो सारा कलेक्शन पड़ा है, वो भी कोई मल्टीपल चॉइस की
वो बुक्स वगैरह है वो मंगवाएंगे कि लेके आओ, इसमें से हम टिक करते हैं ये आप डाल दीजिए। फिर उनमें और होंगे उनकी कमेटीज़ के अंदर जो है, किसी एक ने दिया तो उनका 2 जने और है वो जो एग्जामिनेशन कमेटी के, वो रीचेकिंग भी या सुपरविज़न भी करेंगे कि इसमें से किसको रखा जाए किसको हटाया जाए वगैरह। बट ऑलमोस्ट चीज़ें ऐसा का ऐसा आपको मेंस में करना है। जितनी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी लिखने की, क्वेश्चंस और राइट आंसर की चेकिंग की वगैरह की, उतना ही आपको है वो एग्ज़ाम में अच्छा है वो बेनिफिट है वो मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट और अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं।